चलिए गाइस, कैसे आप लोग? यस, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. ओके, चल तो अब शुरू करते नेक्स्ट पार्ट से. दैट इज डेफिनेशन ऑफ पर्सन. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. एक बात याद रखो, इनकम टैक्स में ये पर्सन की डेफिनेशन में जो लोग आएंगे, जो भी एंटिटीज पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे, केवल टैक्स उन्हीं को भरना पड़ेगा. मतलब अगर आप पर्सन की डेफिनेशन में नहीं हो तो फिर आपको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं. तो क्या बात है, चलो हम पर्सन की डेफिनेशन से अलग हो जाते, है ना. आपके दिमाग में आया होगा, बट ऐसा नहीं होता. गवर्नमेंट ने लगभग सभी लोगों को इस डेफिनेशन में कवर किया. सो दीज आर 7 कैटेगरीज. ये 7 कैटेगरीज के लोग हैं, 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन, जहां आप अगर इनके ये पर्सन के कैटेगरी में आते हो तो यू आर लायबल टू पे द टैक्स. अच्छा, मैं एक बार और दोहरा दूं बेटा आपको कि जो भी चीज ये मैं आपको बताते रहता हूं, हिंदी में आप फट से नोट डाउन कर लिया करो. अगर आपका लिखने को टाइम लग रहा है तो लेक्चर को पॉज करो और वहां पे फट से लिख लो, है ना. जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो भी लोग पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे, जो भी एंटिटी पर्सन की डेफिनेशन में आएगी, टैक्स उन्हीं को भरना पड़ेगा, बाकी किसी को टैक्स भरने की जरूरत नहीं. ओके, चलो गुड. देखो तो पर्सन इंक्लूड्स, अभी हमने देख के आए थे कि इंक्लूसिव डेफिनेशन है. ये आपको पता चल गया होगा क्योंकि यहां पे लिखा है पर्सन इंक्लूड. तो इस डेफिनेशन का स्कोप बेटा वाइडन किया गया है. ओके, वाइड किया गया है स्कोप पर्सन की डेफिनेशन का. देखो, सबसे पहला है इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मतलब मैं, आप, है ना. आप मेरे सामने बैठे हो, है ना. सामने मतलब कैमरे के उस साइड. तो आप कौन हो गए? इंडिविजुअल हो गए. मैं भी इंडिविजुअल हूं, तो हम दोनों पर्सन की डेफिनेशन में आ गए. ओके, तो देखो वहां पे क्या बोले. मीन्स अ सिंगल नेचुरल पर्सन that is a human being, मैना, includes male, female, minor भी इंडिविजुअल कहलाएगा, मेल, फीमेल, माइनर, और lunatic मतलब पागल इंसान. अब आप सोचेंगे सर पागल इंसान कैसे इनकम कमाएगा और वो कैसे इनकम टैक्स भरेगा? अरे सिंपल है. मान के चलो एक पागल है, उसके नाम पे घर वालों ने एफडी करके रखी है, फिक्स डिपॉजिट, उससे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी तो उसकी इनकम हुई ना. तो ऐसा नहीं बोल सकते आप कि लुनाटिक पर्सन कैन नॉट अर्न द इनकम, है ना. तो ऐसे मिसकंसेप्शंस नहीं रखने का. ओके, तो लुनाटिक ये भी इंडिविजुअल हो गया. हाउएवर समटाइम्स द इनकम ऑफ माइनर इज टू बी इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ पेरेंट. तो देखो ये क्या होता है, क्लबिंग नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन, क्लबिंग ऑफ इनकम. बहुत आगे है वो चैप्टर भी, तो अभी से बता के बहुत मतलब नहीं है. तो वो चैप्टर में आपको दिया हुआ है कि अगर माइनर पर्सन रहा और वो माइनर की कोई इनकम है, तो वो माइनर की इनकम उसके पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल होती है. उसका पेरेंट, तब जैसे आराध्या, है ना, किसकी बेटी है? अभिषेक एंड ऐश्वर्या. तो अगर आराध्या को कोई इनकम होती है, उसमें कोई एक्सेप्शन है वो अपन वहां देखेंगे, तो फिर जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा है, ऐश्वर्या की या अभिषेक की, ऑब्वियस सी बात है किसकी रहेंगी? यस, ऐश्वर्या की. तो उस पेरेंट के हाथ में आराध्या की इनकम क्लब हो जाएगी. उसे बोलते हैं क्लबिंग प्रोविजन. तो अभी आप इतना ध्यान रखो, जब अपन वहां जाएंगे तब बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा. ओके, चलो देखो, तो कभी कभी माइनर की इनकम पेरेंट के हाथ में क्लब हो जाती है. समटाइम्स लिखा हुआ है, मतलब हर बार नहीं होती है. समटाइम्स इट इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट. ओके, चलो, तो पहला हो गया इंडिविजुअल. पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल्स आ गए. सेकंड देखो, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. इसका नाम आपने सुन के रखा होगा एचयूएफ, है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. जैसे अपन बोलते हैं तो आपके दिमाग में एचयूएफ आ जाता है. ओके, तो ये एचयूएफ होता क्या है? तो सबसे पहली बात आप दिमाग में रखो बेटा कि एचयूएफ इज नॉट डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स एक्ट में एचयूएफ को डिफाइन नहीं किया गया. इसको देखने के लिए आपको हिंदू लॉ में जाना पड़ेगा. हिंदू लॉ में उसको डिफाइन किया गया एचयूएफ को. अब देखो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें इसमें अभी मैं आपको बताते जाऊंगा, आप ध्यान रखते जाओ.
तो आप, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपकी कोई फैमिली है क्या? सर कैसा बेहुदा सवाल करते हो आप, हमारी फैमिली नहीं है? नहीं बेटा, आपकी फैमिली नहीं। सर मजाक मत करो, हमारी फैमिली है, मैं मेरे पापा मम्मी भाई बहन के साथ रहता हूं। आप कैसे बोल सकते हो हमारी फैमिली नहीं है? देखो मैंने क्या बोला बेटा, आपकी फैमिली नहीं है, आपकी खुद की फैमिली नहीं है, आप किसी के फैमिली के मेंबर हो है ना? तो आपकी अभी खुद की कोई फैमिली नहीं है, लेकिन आप किसी के फैमिली के मेंबर जरूर हो, आपके पापा के फैमिली के मेंबर आप जरूर होंगे। ओके, तो सर हमारी फैमिली कब बनेगी? यस, दैट इज ग्रेट क्वेश्चन। आपकी शादी होने पे आपकी फैमिली बन जाएगी, है ना? जैसे देखो हमारा एक दोस्त है दीपक, है ना? दीपक, अब दीपक इंडिविजुअल है ना? जैसे आप इंडिविजुअल हो, दीपक इंडिविजुअल है। अभी सीएस बन जाएगा, सीए बन जाएगा, और बनने के बाद उसने शादी की, किससे शादी की? उसने शादी की नमिता से। तो दीपक ने नमिता से शादी कर ली, तो दीपक भी शादी के पहले इंडिविजुअल था, अकेला था, नमिता भी शादी के पहले इंडिविजुअल अकेली थी। अब ये दोनों की शादी हो गई, तो दोनों का एचयूएफ बन गया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो शादी होने के इमीडिएट बाद एचयूएफ का बर्थ हो जाता है। तो जैसे ही शादी हो गई आपका एचयूएफ बन जाएगा, राइट? तो एचयूएफ शादी होने के बाद बन जाता है। अब क्या हुआ कि ये नमिता और दीपक, इन दोनों को बच्चे हो गए, है ना? एक लड़का हो गया, फिर एक लड़की हो गई, फिर एक लड़का हो गया, आधा डजन लड़के लड़कियां हो गई उनको। अब देखो, फिर इनकी भी लड़कियों के उनके हस्बैंड रहेंगे, और लड़कों की शादी होंगी तो उनकी वाइफ्स आएंगी, तो इनकी फैमिली बढ़ती गई, है ना? तो दीपक और नमिता, इनके बच्चे, फिर वो बच्चों के बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, फिर बच्चे बच्चों के बच्चों के बच्चे हो गए, है ना? तो ऐसा करते करते दीपक और नमिता की फैमिली में 120 मेंबर हो गए। और तब तक दीपक और नमिता बहुत बूढ़े हो गए। नमिता, अब अपन बहुत बड़े हो गए। एक दिन दीपक ने बोला, नमिता भी बोली, हाँ हाँ, अब हमने जान ही नहीं बची है, अब हम सच में बहुत बड़े हो गए हैं। इतनी बड़ी फैमिली दीपक और नमिता की है ना? एक दिन आया और दीपक ने दम तोड़ दिया, मतलब सबको जाना है तो दीपक भी चले गया, है ना? तो देखो, जब तक दीपक जिंदा था वो पूरे फैमिली को दीपक मैनेज करता था। तो वो जो मैनेज करवाता है उस बंदे को हम कहते हैं बेटा कर्ता ऑफ फैमिली। ये हिंदी वर्ड, कर्ता ऑफ फैमिली। तो दीपक विल बी द कर्ता ऑफ फैमिली। लेकिन अब दीपक नहीं रहा, तो फिर क्या कर्ता कोई भी नहीं होगा फैमिली का? कोई भी फैमिली का कर्ता नहीं होगा? नहीं। तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। पहले ऐसा था कि अगर मेल मेंबर जो करता था वो अगर नहीं रहा तो फिर सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ही करता बनता था। लेकिन अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि अब फीमेल मेंबर अगर सीनियर मोस्ट है तो फीमेल मेंबर भी कर्ता बन सकती है। तो नाउ नमिता इज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, तो हु विल बिकम द कर्ता? नमिता विल बिकम द कर्ता। ओके, तो देखो दीपक के जाने के बाद कर्ता बनी नमिता। ये दिल्ली हाई कोर्ट का रिसेंट जजमेंट है बेटा कि फीमेल मेंबर भी अब कर्ता बन सकती। ओके ना, अब ये फैमिली के लिए एसेट्स कहां से आएंगे? वेरी सिंपल, जैसा देखो, क्या दीपक की इंडिविजुअल एसेट, क्या दीपक की इंडिविजुअल एसेट्स एचयूएफ की एसेट मानी जाएंगी क्या? द आंसर इज नो। दीपक की इंडिविजुअल एसेट कभी भी फैमिली की एसेट नहीं मानी जाएगी। फिर सर ये एचयूएफ में हमें बिजनेस करना है तो वो एसेट आएगी कहां से? तो वो एसेट आपके एंसिस्टर से आएगी। तो एंसिस्टरियल प्रॉपर्टी जो रहती है वही एचयूएफ की एसेट्स हुआ करती है। ओके ना, अब ये एचयूएफ में इतने सारे मेंबर्स है ना? जैसे देखो घर में आपने सुना होगा बंटवारा होता है ना? तो
वो दीपक के एचयूएफ में भी एक दिन बंटवारा हुआ, तो वो बंटवारे के टाइम पे, है ना, बंटवारा होते समय जो भी मेंबर्स रहेंगे एचयूएफ के, जो भी इतने सारे मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स को कहा जाता है को-पार्टनर्स। तो वो को-पार्टनर्स जो है डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमें बंटवारा चाहिए, हमें हमारे फैमिली का हिस्सा चाहिए, मतलब जो भी एसेट हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में होगी उसका हमें हिस्सा चाहिए। ऐसा कौन बोल सकता है बेटा? फैमिली मेंबर्स बोल सकते हैं। इनको हम टेक्निकल इनकम टैक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? को-पार्टनर्स। को-पार्टनर्स बोल सकते हैं ना। ये को-पार्टनर्स ने अगर बंटवारा डिमांड किया तो उनको उनका हिस्सा देना पड़ेगा, राइट। तो देखो, जो भी मेंबर्स आपके फैमिली के हैं उन सबको बंटवारे में जो भी हिस्सा आएगा एसेट्स का, वो एसेट्स का हिस्सा देना पड़ेगा ना। रिसेंटली एक कोर्ट का जजमेंट आया था कि अगर कोई बच्चा मां की कोख में भी है, पैदा नहीं हुआ, देखो पैदा हुआ नहीं अभी, मां की कोख में है, तो उसको भी को-पार्टनर मान के उसका भी अलग हिस्सा उनको देना पड़ेगा है ना। लेकिन हां, जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, मतलब इस दुनिया में ही अब तक नहीं आया, तो फिर उसका कोई को-पार्टनर नहीं हो सकता, है ना। मतलब जैसे आप बोलेंगे कि देखो है ना सर मेरे 10 बच्चे होने वाले हैं, तो अभी से उनका पूरा बंटवारा करके रख दो। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो जो बच्चा इन प्रोसेस है या फिर पैदा हो गया, उसके लिए उसको हम को-पार्टनर बोल के उसके एसेट्स का बंटवारा कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक बात और याद रखना बेटा कि नमिता, दीपक और एचयूएफ ये तीनों अलग अलग एंटिटीज है, सेपरेट एंटिटीज है। इनका असेसमेंट भी इनकम टैक्स में सेपरेटली होगा। ओके, चल गुड, अब पढ़े अपन उसको। देखो, एज पर हिंदू लॉ मैंने बताया इनकम टैक्स में डिफाइंड नहीं है, मीन्स अ फैमिली हैविंग ऑल द पर्सन lineally descendant from common ancestor including their wives, है ना, उनकी वाइफ भी आएंगी इसमें। तो जो ट्री रहती है फैमिली की वो ऐसी रहती है, हमेशा याद रखना, ट्री ऐसी रहेगी। ऐसी कब ट्री आती है क्या? नहीं। या फिर ऐसी ट्री होती है क्या? नहीं। ट्री हमेशा एंसिस्टर से ऐसे आएगी, इसलिए दिया है वहां पे कॉमन एंसिस्टर इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स एंड डॉटर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 9/9/2005 due to amendment in the Hindu Succession Act. Even after marriage, daughter can continue to remain the member of HUF, है ना। तो डॉटर शादी होने के बाद भी उनके पापा के HUF का मेंबर रह सकती। लड़की पैदा हो गई तो अपने पापा के घर में पैदा होगी, तो वहां की को-पार्टनर बनेगी। अब शादी होने के बाद वो दूसरे घर में जाती है, लेकिन शी कैन बी को-पार्टनर ऑफ हर फादर्स HUF, उसके फादर के HUF की को-पार्टनर हो सकती है, मेंबर, है ना, मेंबर को-पार्टनर हो सकती है। फॉर द टैक्स पर्पज सच अ फैमिली शुड हैव अ कॉमन सोर्स ऑफ इनकम फॉर ऑल द पर्सन्स, है ना। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उनका कॉमन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। HUF ऑलवेज रिमेन्स HUF अनलेस HUF इज पार्टीशन, मतलब जब तक उसका पार्टीशन नहीं होता हम उसको HUF बोले। पार्टीशन होने के बाद अब सब मेंबर्स अलग अलग हो जाए। सिंपल, ओके। तो एग्जाम्पल दिया है वहां पे आपको, a joint family consisting of J. Kapoor, Mrs. Kapoor, son T. Kapoor, मतलब तुषार कपूर, एंड उनकी अनमैरिड डॉटर कौन है? ईशा कपूर, टी कपूर। तो इनका पूरे का क्या बन गया? HUF बन गया। ओके, गुड। तो दूसरा भी हम लोगों ने देख लिया, पहला देख लिया था इंडिविजुअल, दूसरा देख लिया HUF। अब देखते हैं कंपनी। तो कंपनी भी पर्सन की डेफिनेशन में आती, बीइंग इट इज लायबल, नाउ बीइंग इट इज अ पर्सन लायबल टू पे द इनकम टैक्स। तो देखो, कंपनी एज पर क्लॉज 17 टू सेक्शन 2, अ कंपनी मीन्स अ इंडियन कंपनी अब एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया। कैन आई कॉल्ड इट एज अ फॉरेन कंपनी? यस, इट इज अ फॉरेन कंपनी। तो इंडियन कंपनी तो पर्सन है ही, फॉरेन कंपनी भी पर्सन मानी जाएंगी अगर वो इंडिया में इनकम अर्न करती। देखेंगे अपन अगले चैप्टर में रेसिडेंशियल स्टेटस नाम के। ओके, एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और अ बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एंड वेदर इंडियन और नॉन इंडियन विच इज डिक्लेयर्ड बाय द जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ बोर्ड टू बी अ कंपनी। तो सीबीडीटी, बोर्ड मतलब कौन? सीबीडीटी।
एनी इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूशन को या एसोसिएशन को, कोई इंस्टीट्यूशन है या एसोसिएशन को जो इनकॉर्पोरेटेड और नॉट बाय इंडियन लॉ, लेकिन अगर उसको सीबीडीटी ने बोल दिया इट इज अ कंपनी, तो उसको भी एनी एसोसिएशन को या फिर मैं बोल सकता हूं इंस्टीट्यूशन को, इनको अगर जो चाहे वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो या ना हो, बट अगर सीबीडीटी ने बोल दिया कि इट इज अ कंपनी, इट इज कवर बाय द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी, तो फिर हम उसको कंपनी बोल के उसके ऊपर टैक्स लगा सकते। बीइंग इट इज कंपनी, अगेन ये क्या हो जाएगा, फिर पर्सन हो जाएगा। ओके, सिंपल। तो कंपनी, फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, और तीसरा सीबीडीटी अगर कोई इंस्टीट्यूशन या फिर बॉडी को कंपनी बोलती है तो वो भी यहां पे कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ फर्म मीन्स अ पार्टनरशिप फर्म। ये बताने की जरूरत नहीं आपको, आप पढ़ के आओ। फर्म मीन्स अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म भी पर्सन है। तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म, जैसे देखो हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है, मैं, एंजेलिना, क्रिस्टीना एंड बिपाशा, फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री हमारी, तो ये इंडस्ट्री के हम चारों पार्टनर्स हैं, है ना। बिपाशा इज आर स्लीपिंग पार्टनर, है गलत मतलब नहीं, आई मीन नॉन वर्किंग पार्टनर है हमारी। तो ये भी क्या हो जाएगी बेटा, हमारी पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी, और ये पार्टनरशिप फर्म जो भी फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री से इनकम कमाएगी दैट इज टैक्स। और जो एलएलपी का एक्ट आया था, तो पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स ऑल्सो, इट इंक्लूड्स एलएलपी, तो एलएलपी भी पर्सन बन जाएंगे, है ना। तो ये आप देख सकते हो, है ना, पार्टनरशिप फर्म, यहां पे म्यूचुअल कंसेंट रहता है ना पार्टनरशिप फर्म में, म्यूचुअल कंसेंट, मालूम है आपको। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स भी रहते हैं, देखो वहां पे लिखा होगा, अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल who have entered into the partnership with one another called as partner। एक दूसरों के साथ अगर साथ में आएंगे और बिजनेस करेंगे तो अपन उसको क्या बोलेंगे, पार्टनर्स। ओके, नेक्स्ट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी या बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले तो अपन समझ लेते एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है। यहां पे क्या होता है बेटा, 4-5 लोग साथ में आके बिजनेस करते हैं, ये सब लोग साथ में आके बिजनेस करेंगे, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सर मुझे बताओ कि एओपी में और पार्टनरशिप फर्म में फिर डिफरेंस क्या हुआ। तो देखो अभी आपको बताया कि वहां भी 3-4 लोग, एक से ज्यादा, 3-4 हो, 2 भी हो सकते हैं, 3-4 लोग साथ में आके बिजनेस करेंगे। पार्टनरशिप में भी, एओपी में भी सेम होगा, एओपी में भी सेम होगा कि वहां पे आके वो लोग बिजनेस करेंगे, बट ध्यान दो बेटा, एओपी में जब ये लोग बिजनेस करेंगे यहां पे म्यूचुअल कंसेंट एब्सेंट होगा, म्यूचुअल कंसेंट जो होगा वो यहां पे एब्सेंट होगा। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ये म्यूचुअल कंसेंट लिया जाता है, तब तक पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ओके, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब सवाल उठा दूसरा, व्हाट इज बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो देखो ये भी समझ लो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। पहले तो डिफरेंस बिटवीन एओपी एंड बीओआई समझते हैं। तो देखो वहां पे लिखा हुआ है एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, पर्संस का एसोसिएशन, एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब क्या बेटा, जहां 3-4 इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल मिलके काम करते हैं, वो हो गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्संस में क्या हो सकता है, इंडिविजुअल के साथ पार्टनरशिप फर्म भी जुड़ सकती है, कंपनी भी जुड़ सकती है, एलएलपी भी जुड़ सकती है, इसलिए तो उसे क्या बोला गया, एसोसिएशन ऑफ पर्संस बोला गया, पर्संस का एसोसिएशन। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कौन आएंगे, सिर्फ इंडिविजुअल। दिस इज फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस में जो लोग मिलते हैं वो कॉमन मोटिव के लिए मिलते हैं, कॉमन मोटिव के लिए। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या होता है बेटा, ये लोग मिलते तो है, लेकिन इत्तेफाक उन्हें साथ में लेके आता है। सर इसका मतलब क्या, जैसे देखो हम सब लोग, मान के चलो मैं आप, हम सब लोग एक ट्रिप को निकल गए, है ना, बाय शिप, और शिप निकली, अच्छा मैं पहले उतर गया, हाँ मैं मुझे पहले उतार डालो आप, हाँ शिप से मैं पहले निकल गया, और शिप
बीच में आ गई, समुंदर के बीच में, 11 समुंदर उसके बीच में आ गई। एग्जाम्पल है सब, या लिटरली मत लेना, बिल्कुल एग्जाम्पल है। मैं पहले बता दूं, कोई भी लोग पर्सनली इसे ना ले। तो वो शिप बीच में आ गई और शिप डूब गई। अब इतने सारे लोगों में से 100 लोग थे हमारे शिप में, इतने सारे लोग में से किसी को भी स्विमिंग नहीं आती थी, तैरना नहीं आता था। सिर्फ 2 लोग थे जिनको स्विमिंग आती थी, एक लड़का और एक लड़की। और वो दोनों तैरते 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 एक आइलैंड पे पहुंच गए, सुनसान आइलैंड जहां पे कोई नहीं। इमेजिन करो आप, हाँ वो मूवी देखी ना आपने, कहो ना प्यार है, ऋतिक रोशन की, है ना। हाँ, तो वो आइलैंड पे पहुंच गए और दोनों एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। देखो अब अलग अलग सिटीज से सब लोग पढ़ रहे हैं मेरे पास में, तो दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं, लेकिन इत्तेफाक उन्हें साथ में ले आया। अब उन दोनों ने वहां पे ही अपना संसार चालू कर दिया, फैमिली चालू कर दी। तो देखो उनका कोई मोटिव था क्या साथ में आने का? नहीं, वो तो शिप डूबना था, फिर उन दोनों को तैरना आना था और वो दोनों साथ में वहां पहुंच गए, इत्तेफाक उन्हें साथ में लेके आया। तो ऐसे केसेस में हम उन्हें क्या बोलेंगे बेटा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोले। हिटिंग द पॉइंट। तो देखो वहां पे डिफरेंस भी दिया है आपको। AOP may consist of non-individual such as company, firm, HUF. Non-individual का भी हो सकता है, लेकिन BOI देखो consist of only individuals, तो BOI सिर्फ individuals का। In an AOP there should be a common meeting of minds or common will to carry on certain ventures. तो कोई बिजनेस, वेंचर मतलब बिजनेस चालू करने का एक कॉमन मोटिव होता है। BOI may or may not have such a common design or will to carry on certain, इनका नहीं रहता है। हो सकता है जैसा देखो एक बूढ़ा बाप, उसका बिजनेस है, 2 बेटे, तो उसने बोल दिया कि देखो आज से मैं मरने के बाद, मैं मर रहा हूं, मेरे मरने के बाद मेरा जो बिजनेस है ये दोनों बेटे मिला के चलाएंगे और ये दोनों बेटे अपने प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर लेंगे। और ऐसा बोल के उसने दम तोड़ दिया। तो देखो ये कोई एक्टिविटी इत्तेफाक से, वो मर गया इसलिए इनको बिजनेस मिल गया। लेकिन देखो मैं और आप, हम दोनों ने साथ में एक बिजनेस रन करने का सोचा। जैसे मेरे वीडियो लेक्चर्स, आपने बोला सर आप वीडियो लेक्चर बनाओ, हम आपको बाकी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते, या स्टूडेंट्स हम लाके देते। तो हम लोगों ने AOP बनाया, साथ में बिजनेस करने का सोच। ओके, सो दिस इज AOP, राइट? चलो गुड। वही वहां पे ऊपर भी लिखा हुआ, when two or more individual carry on certain activity for the purpose with the view to earn the income, the activity BOI, or association may be means 2 or more person join for a common purpose with the view to earn the income. Okay, next is local authority. अब ये भी सिंपल है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंटल बॉडी रहती, मीन्स बॉडी ऑफ गवर्नमेंट, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग और मैनेजिंग द फंड। गवर्नमेंट के जो फंड्स रहते हैं, फंड्स को मैनेज करने के लिए लोकल अथॉरिटी बनती है ना। जैसे हमारे नागपुर में नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, आशीष, है ना, क्या है ये? नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट। तो जैसे आपके उन्हें PMC, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली में भी होगी, हैदराबाद में भी, एंड सो ऑन। तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस रहते हैं, राइट। तो ये देखो इट मीन्स सिर्फ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और भी गवर्नमेंट की बॉडी हो सकती है जिनको लोकल अथॉरिटी बोला जा सकता है। एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, फॉर एग्जाम्पल लिख लो, NMC हमारे इधर, पुणे में PMC, और कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स एनी गवर्नमेंटल बॉडी form with the purpose of controlling and managing the local fund. It can be a municipal corporation, देखो ये अभी है यहाँ पे, district board, public works department भी हो सकता है, और other authority legally entitled to or interested by the government to handle the people's fund, लोगों के पैसे को हैंडल कर। ओके, तो 6 लोग हो गए। एंड लास्ट देखो 7वां कौन है बेटा? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब ये कौन रहते देखो, AJP बोलते हैं इनको। नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉजेस। अब ये पीछे के 6 क्लॉजेस में जो नहीं है वो गवर्नमेंट इधर डाल दिया। जैसे देखो, दीज आर नॉट नेचुरल पर्सन। जैसे मैं एग्जांपल दूं, बैंक्स वगैरह रहते है ना, कोई भी बैंक, शामराव विठल बैंक, देना बैंक, देना बैंक, है ना। तो ये सब बैंक SBI, BOI, एंड इज ऑल बट सेपरेट एंटिटीज इन द आईज ऑफ द लॉ।
दे कैन बी इशू डायरेक्टली थ्रू इट्स मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के थ्रू वो इशू कर सकते। रिलीजियस यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर्स रहते हैं एक्सेट्रा विच अर्न अ सर्टेन इनकम फॉल अंडर दिस। मंदिर मस्जिद जो रहते हैं वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। ओके, तो 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन देखे बेटा अपन ने। पहला कैटेगरी ऑफ पर्सन बताओ फटाफट क्या है। फास्ट, नंबर 1 इंडिविजुअल, HUF 3 कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और LLP, AOP BOI लोकल अथॉरिटी, और 7वां देखा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये 7 कैटेगरी में अगर कोई फंसता है तो ही फिर वो इनकम टैक्स भरने के लिए लायबल है। हम उसे क्या बोल देंगे, पर्सन। सेक्शन 2 क्लॉज 31 में इसकी डेफिनेशन है। ओके, तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक वो पर्सन नहीं है तब तक इनकम टैक्स भी नहीं। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओके, चल आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज असेसी। असेसी किसे बोलेंगे देखो। एन असेसी मीन्स अ पर्सन by whom any tax or any other sum of money is payable under the act। तो असेसी मतलब कौन, देखो असेसी मीन्स अ पर्सन। असेसी अगर किसी को बोलना है आपको तो वो पर्सन होना जरूरी है, ध्यान से सुनना। मतलब एवरी असेसी इज अ पर्सन, ध्यान दो बेटा, एवरी असेसी इज अ पर्सन, बट एवरी पर्सन इज नॉट एन असेसी। हर पर्सन असेसी होगा क्या, नहीं। क्यों, अब देखेंगे, अभी देखेंगे अपन। तो ध्यान दो कि अगर कोई असेसी है तो फिर वो पर्सन होना जरूरी है। अब असेसी किसे कहलाते हैं वो भी पहले देखना पड़ेगा। तो असेसी वो होता है जो इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल है। अगर वो पर्सन इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है तो फिर वो असेसी भी नहीं है। ध्यान से देखो, वहां पे लिखा है, देखो असेसी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम। अब एनी अदर सम मतलब क्या, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये सब हो सकता है। तो एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। तो असेसी वो होता है जो या तो टैक्स पे करेगा या उसके साथ कोई और भी सम पे करेगा। तो इसलिए मैंने बोला एवरी असेसी इज अ पर्सन, क्योंकि पर्सन है तो ही टैक्स भरना है। बट एवरी पर्सन इज नॉट असेसी। जैसे आप हो सकता है कोई इनकम ना कमाए, कुछ लोग कमा भी रहे होंगे, लेकिन जनरली आप स्टूडेंट फेज में कोई इनकम नहीं कमा रहे हो, तो आप पर्सन तो हो, बीइंग यू आर इंडिविजुअल। देखो आप पर्सन हो क्योंकि आप इंडिविजुअल हो, बट आप असेसी हो क्या, नहीं। तो क्योंकि आप कोई टैक्स पे नहीं कर रहे हो या अदर सम पे नहीं कर रहे हो। गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, राइट। तो एवरी असेसी इज अ पर्सन, बट एवरी पर्सन मे और मे नॉट बी असेसी। जैसे मैं तो असेसी हूं क्योंकि मैं इनकम टैक्स भर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं पैसा, तो मैं इनकम टैक्स भी भर रहा हूं। तो आई एम असेसी एज वेल एज आई एम अ पर्सन, बट यू आर पर्सन एंड नॉट असेसी। ओके, चल गुड, समझिए आपको। एन असेसी ऑल्सो इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अगेन इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूसिव। डीम्ड मीनिंग है, डीमिंग फिक्शन है। कौन, देखो अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और अ डीम्ड असेसी, है ना। एक मिनट, इसको आप बी कर दो, डीम्ड असेसी को बी, और ये है सी। ओके, चल। तो ये देखो, पहले में 2 ही पॉइंट है अपने, ये पॉइंट 2 मिनट के बाद देखेंगे। ओके, चल। तो इंक्लूड पहला कौन सा, देखो अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज बीन टेकन। अब अंडर द एक्ट प्रोसीडिंग मतलब क्या, जैसे देखो डीम मतलब क्या, वैसे तो वो असेसी नहीं है बट उसको असेसी अब माना गया। सर ये क्या हुआ, असेसी नहीं है माना गया मतलब क्या, देखो मान के चलो एक हमारा ड्राइवर है शशांक, है ना, शशांक। अब वो शशांक क्या करता है, देखो एक रईस आदमी के यहां पे नौकरी करता है और उसी रईस आदमी के घर के बाजू में एक इनकम टैक्स ऑफिसर का घर है।
तो रईस आदमी के पास BMW है, ऑडी है, ये सब गाड़ियां है, राइट। अब वो शशांक क्या है कि रोज वो गाड़ियों में जाता है, ड्राइवर है तो वो गाड़ियों में जाएगा। तो इनकम टैक्स ऑफिसर को पता नहीं था ये ड्राइवर है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या देखा, अरे साला ये शशांक इतनी नई गाड़ियों में जाता है, BMW, कभी ऑडी, कभी फॉर्च्यूनर, कभी कुछ, कभी जीप कंपास एंड ऑल। तो उसने क्या कर दिया, उसने देखा इनकम टैक्स ऑफिस में जाके शशांक की कोई फाइल है क्या, देखो, कोई फाइल नहीं मिली शशांक की। तो उसको लगा रही शशांक इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, चलो उसके ऊपर नोटिस डाल देते। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसके ऊपर नोटिस डाल दिया। देखो उसकी इनकम कितनी थी, मान के चलो 4,000 रुपए महीने का ड्राइवर, तो साल की हो गई 48,000। इसलिए बेचारा शशांक कभी इनकम टैक्स नहीं भरता था। देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद 48,000 पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, बिकॉज 2,50,000 तक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है। तो शशांक इसलिए कोई इनकम टैक्स नहीं भर रहा था। लेकिन अब ऑफिसर ने उसके ऊपर चूंकि नोटिस डाल दिया इनकम टैक्स का, तो उसका असेसमेंट ऑफ इनकम शुरू हो गया, इनकम का कैलकुलेशन डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया। तो अब उसको असेसी माना जाएगा। तो बेचारा था तो नहीं, लेकिन देखो इसकी वजह से वो दायरे में आ गया। या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस सस्टेन्ड बाय हिम। तो कोई एसएसी ऐसा है जिसको जो लॉस में, बहुत सारा लॉस में हो, अब उसको वैसे तो जरूरत नहीं है रिटर्न भरने की। क्यों? क्योंकि अब भी मैंने आपको बताया कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द इनकम टैक्स। तो यहां 2.5 लाख तो छोड़ो, आपको लॉस है, तो क्या लॉस की भी इनकम भरेंगे क्या, लॉस का रिटर्न भरेंगे क्या अपन? नहीं। लेकिन अगर डिपार्टमेंट को डाउट आए कि ये जानबूझ के लॉस बता रहा है, तो फिर डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट शुरू कर देगी। गेटिंग द पॉइंट? तो फिर उस केस में भी आपको असेसी बोला जाएगा अगर वो लॉस का असेसमेंट शुरू कर देंगे। असेसमेंट करना मतलब क्या? चेकिंग करना, सिंपल वर्ड। ओके, आगे देखेंगे अपन डेफिनेशन असेसमेंट की, तब आपको पता चल जाए। ओके, तो ये डीम्ड हो गया, मतलब इनको भी इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो आप ये सब एग्जांपल लिख के रखो, ये कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे आपको। ओके, तो ये पर्सन जिसका जो एक्चुअल असेसी है, वो तो जो टैक्स पे कर रहा है वो असेसी है। इसके अलावा कौन माना जाएगा बेटा? जिसका इनकम टैक्स में प्रोसीडिंग शुरू है, या फिर जिसका लॉस जिसने सस्टेन किया है। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस सस्टेन बाय हिम, हम लॉस सस्टेन कर डिटरमिन कर रहे हैं उसका। ओके, अ डीम्ड असेसी कौन? देखो, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी द असेसी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। एग्जाम्पल, अ ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट। तो एक ट्रस्ट है, मान के चलो, वो ट्रस्ट का ट्रस्टी है, तो वो ट्रस्टी का रिटर्न, वो ट्रस्ट का रिटर्न कौन भर रहा है बेटा? ट्रस्टी। ट्रस्ट को हाथ पैर थोड़ी नहीं साइन करने के लिए, तो कौन भर रहा है? ट्रस्टी। तो वो ट्रस्टी को कौन सा असेसी माना जाएगा? डीम्ड असेसी। तो एक्चुअल आपका असेसी कौन है? ट्रस्ट, बट ट्रस्टी को डीम्ड असेसी माना जाएगा। इज अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी एंड डीम्ड टू बी एन असेसी। जैसे माइनर का रिटर्न कौन भरेगा? उसके पेरेंट या लीगल गार्डियन, डीम्ड असेसी हो गया, इजंट इट? ओके, गुड, समझ गया आपको। एंड नेक्स्ट इज एन असेसी इन डिफॉल्ट। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा बहुत, बट आप सुन लीजिए। एन असेसी इन डिफॉल्ट, जो इनकम टैक्स, बस इतना याद रखो अभी, असेसी इन डिफॉल्ट। अपन एक टीडीएस नाम का चैप्टर देखेंगे, टीडीएस, उस चैप्टर में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो असेसी इन डिफॉल्ट मतलब क्या? जो असेसी इनकम टैक्स के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता, द पर्सन हु इज नॉट फॉलोड, पर्सन, असेसी नहीं, असेसी तो टैक्स पे करता है, हम किसकी बात करें? डीम्ड वालों। तो जो पर्सन इनकम टैक्स के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा है, हम उसे असेसी इन डिफॉल्ट बोल देते हैं। कि आप डिफॉल्ट में आ गए, असेसी इन डिफॉल्ट में आ गए, तो फिर आपका भी असेसमेंट हम कर डालेंगे और आपको भी क्या बोलेंगे अपन? असेसी बोलते हैं। तो देखो, 3 लोग हैं। अ पर्सन असेसी इंक्लूड कौन कौन बेटा? जिसके अगेंस्ट में इनकम टैक्स के प्रोसीडिंग शुरू हो गए फॉर असेसमेंट ऑफ हिज इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस, इनकम टैक्स के प्रोसीडिंग शुरू हो गए। दूसरा, उसको डीम्ड असेसी माना जाता है, ट्रस्टी का एग्जांपल दिया मैंने। और तीसरा, जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहे, वो डीम्ड असेसी इन डिफॉल्ट माना जाता है। ओके, गुड। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन एक छोटी, असेसमेंट। देखो, अभी मैं असेसमेंट बहुत बार वर्ड यूज किया, तो उसका भी मतलब समझ लेते। असेसमेंट मीन्स अ कंप्लीट प्रोसीजर विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। कौन कौन से? देखो, पहले तो आप आपका इनकम कंप्यूट कर लो,
टोटल इनकम, है ना। पहले आप आपका पूरा इनकम कंप्यूट कर लो, आपको कहां कहां से इनकम मिल रही, सब जगह से जो इनकम मिल रही उन सब को आप क्लब कर दो, कंप्यूट कर लो, कैलकुलेट कर लो, और फिर खुद ही उस पे से वो इनकम पे टैक्स निकालो। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेएबल। तो एक तो आप आपकी इनकम कैलकुलेट करो और फिर उसके ऊपर आप आपका टैक्स निकालो। हमेशा याद रखना बेटा, इनकम टैक्स में सेल्फ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। एवरी असेसी इज ऑनेस्ट जब तक वो पकड़ा ना जाए। तो गवर्नमेंट बोलता है आप आपका खुद का इनकम खुद ही कैलकुलेट करो और फिर उसके ऊपर टैक्स भी खुद ही निकालो। सो कंप्यूटेशन ऑफ हिज इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेएबल बाय हिम। तो आप आपका इनकम कैलकुलेट करके उसके ऊपर टैक्स निकालो, इसे हम कहेंगे असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट भी इसे कहा जाता है, देखेंगे उसको, राइट। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इज मेड आफ्टर अलाउइंग ऑल एग्जेम्पशन। अगर कुछ एग्जेम्पशन है, डिडक्शन है, ये सब धीरे धीरे आएंगे, आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन याद रखो कि इनकम निकाला, इसमें से कोई एग्जेम्पशन है या डिडक्शन है, माइनस करने वाली कोई चीज है, उसको हटा देंगे अपन। ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर फ्रॉम वेरियस सोर्सेस कंप्यूटेशन इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आईटी एक्ट। और फिर हम लोग इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसका प्रोविजन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अपना इनकम टैक्स निकालेंगे, इनकम कैलकुलेट करेंगे, सॉरी। और इनकम कैलकुलेट करने के बाद वो इनकम पे हमारा क्या निकालेंगे बेटा, अपन टैक्स। और वो टैक्स निकालने के बाद हम उसको, ओके, चलो, ओके, गुड। अब चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एक सेकंड,